हमारे यहाँ पाकिस्तानी कौम को लोग या हम खुद अपने आप को बड़ा कम समझते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया पूरी जो है वो तो हैरान हुई है इसको देख। देखिए, जंग से ज्यादा मुश्किल क्या हालात हो सकते हैं। तो अगर जंग में हमने न सिर्फ अपने अवाम को एक तरह से सरप्राइज किया, हमने दुनिया भर को किया, और सबसे ज्यादा हमने दुश्मन को और उसकी जो पुष्टि करने वाले थे उनको किया। मीडिया है, चैनल्स हैं, वो ये कह रहे हैं इंटरनेशनल कि ये जंग एक बहुत मुख्तलिफ जंग थी। ये जंग इस तरह से मुख्तलिफ है, और इस नए दौर की एरियल बैटल की जो पहली जंग है इसलिए बड़ी यूनिक है। वो जो पुराना एक वॉर का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल बदल गया। ये एयर और स्पेस की जंग हुई है। दे कुड नेवर थिंक कि हमने स्पेस में भी टेक्नोलॉजी जो है उसको न्यूट्रलाइज करने की ताकत हासिल कर ली है, उसमें ऑपरेट करने की ताकत हासिल कर ली है। इंसानी तारीख की सबसे पहली एयर एंड स्पेस बैटल है। और किसने लड़ी है? पाक फिजाइया। पाकिस्तान। हमला किसने किया? हिंदुस्तान में। और जीता कौन? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, जिसको कोई किसी खाते में समझते ही नहीं है। तो ये है फर्क पुरानी बैटल्स में और इस बैटल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू डॉक्टर अब्दुल बासित पॉडकास्ट। नाज़रीन, 6 मई और 7 मई की दरमियानी रात शुरू होने वाली पाक भारत जंग, उसका नतीजा पूरी दुनिया ने देख लिया है। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी जवान, पाकिस्तान की आर्मी, हमारी फ़िज़ाइया, हमारी बहरी फ़ौज, हमारी पूरी क़यादत और हमारी पूरी रियासत इस वक्त किस अंदाज में उन्होंने इस सारी जंग में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उसको सिर्फ हम ही नहीं सराह रहे, बल्कि CNN और BBC जैसे इंटरनेशनल मीडिया पर भी उसकी कामयाबी की खबरें आप सब पढ़ रहे हैं। आज हम उस कामयाबी पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारा फ़ख्र पाक फ़िज़ाइया के साबिक एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच और कांग्रेचुलेशन सर। पूरी कौम को मुबारक जनाब, आपको, हर पाकिस्तानी को मुबारक, और अल्लाह का शुक्र। मैं सर एक बात देख रहा हूं और मैं ये चाहूंगा कि आप उस पर कमेंट करें कि इस जंग में जहां बहुत सारी चीज़ों जो हकीकतें बदल गई हैं, जो लोगों के नज़रियात थे, वहाँ एक चीज़ ये भी है कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी कौम को लोग या हम खुद अपने आप को बड़ा कम समझते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया पूरी जो है वो तो हैरान हुई है इसको देख के। देखिए, जंग से ज्यादा मुश्किल क्या हालात हो सकते हैं। तो अगर जंग में हमने न सिर्फ अपने अवाम को एक तरह से सरप्राइज किया, हमने दुनिया भर को किया, और सबसे ज्यादा हमने दुश्मन को और उसकी जो पुष्टि करने वाले थे उनको किया। तो आई थिंक इट्स बीन अमेजिंग। और हम जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी देखेंगे कि कहाँ कहाँ उनको ये जो सरप्राइज मिली और कहाँ कहाँ वो सोच भी नहीं सकते थे। और आपने बिल्कुल सही कहा, हमें अपने लोगों को अब ये सोच लेना चाहिए कि अगर हम जंग की हालत में कमाल कर सकते हैं, तो अब सिर्फ हमारी हिम्मत की बात है कि हम बाकी मैदानों में भी कमाल करें, मुआशी हो, इक्तिसादी हो, यूनिटी का हो। तो ये अब आवाम को इसके बारे में सोच लेना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मैं अब चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक हमें अवामी अंदाज में भी और थोड़ी टेक्निकल चीज़ें भी बताएं। मुख्तलिफ जो मैगज़ीन्स हैं, जो मुख्तलिफ अखबारात हैं, मीडिया हैं, चैनल्स हैं, वो ये कह रहे हैं इंटरनेशनल कि ये जंग एक बहुत मुख्तलिफ जंग थी, और ख़ासकर जो 6 और 7 मई की मंगल को और बुध की रात को जो हुआ, जो हमारे जवानों ने, हमारी फ़िज़ाइया ने जो उनके तैयारे गिराए, उस रात एग्जैक्ट क्या हुआ जिसकी वजह से ये जंग सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ बन गई? ये जंग इस तरह से मुख्तलिफ है, और इस नए दौर की एरियल बैटल की जो पहली जंग है इसलिए बड़ी यूनिक है। इसलिए कि अगर आपने बचपन में कहानियां सुनी हो पुराने जमाने की जंग की, कि डॉग फाइट होती थी, एक जहाज इधर से एक उधर से डॉग फाइट हुई, गन्स मारी, जहाज गिरा दिए, फिर टेक्नोलॉजी चेंज होती गई। आप इस तरह कंपैरिजन कर लें कि आपने तो नहीं देखा होगा कि एक जमाने में टेलीफोन होता था, उसको घुमाया जाता था, नंबर डायल होता था, लोकल कॉल होती थी, फिर तरक्की हुई, इंटरसिटी कॉल हो गई, फिर तरक्की हुई, इंटरनेशनल कॉल्स हो गई, और अब ऐसा है कि आपके मोबाइल में दुनिया भर का राब्ता है। माय पॉइंट इज कि टेक्नोलॉजी कैसे कैसे ऊपर गई हर चीज में। और एयरफोर्स जो है ये बाय डिजाइन ये टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है। वो इस तरह कि आर्मी पैदल फौज जमीन पे चलती है, कोई मसला नहीं। इंसान ने कश्तियां भी हजारों साल पहले बना ली। ये हवाई जहाज को बने हुए कितनी देर हुई है?
1903 में पहला एक और राइट ब्रदर्स ने बनाया, तो आप समझ लें कि 125 साल हुआ है। और ये लड़ाका तैयारी तो ज़ाहिर है उसके भी बाद, और उसके बाद लड़ाका तैयारी, और फिर आप देखिए कि ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही जब एयरक्राफ्ट बना, फिर रॉकेट बने, फिर चांद गाड़ियां बनी और कहां कहां इंसान पहुंचा। तो अब खास तौर पे पिछले कोई 8-10 वर्षों में इतनी ज्यादा हैरत अंगेज तब्दीली आई हैं कि वो जो पुराना एक वॉर का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल बदल गया है। इसलिए यूनिक है ये वाली जंग जो अभी हुई है कि इसमें इट्स बियॉन्ड एयर, ये एयर और स्पेस की जंग हुई है। इसके आप पर आई एम श्योर आगे भी हम बात करेंगे। ये एयर और स्पेस में जंग हुई है। लेकिन आपने सैटेलाइट्स का सुना होगा जी जी, कि हमने उनके सैटेलाइट को भी एक तरह से उसको न्यूट्रलाइज किया, उसको हैक किया, उसको एक रोका अपना काम करने से। तो सैटेलाइट कहां पे होता है? स्पेस में। तो अब ये जो एयर बैटल है, ये हवा या नॉर्मल फिजा से निकल के ये स्पेस में पहुंच गई है। और ये वो चीज थी जो कोई भी मेरे ख्याल में नहीं सोच सकता था, बमा बड़े बड़े वेस्टर्न मुल्कों के, और एक्सेप्ट हमारे बहुत करीबी दोस्तों के, जिनमें आप भी जानते हैं सबसे पहले चाइना है, टर्की है। तो इसलिए वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो बख्शी जर्नैल जैसे, वो जो मूछों वाला आपने इंडियन देखा होगा, जो कहता था ये फटीचर मुल्क और ये वो, तो भाई उनकी तो हवा पंक्चर तो उनको हमने कर दिया। दे कुड नेवर थिंक कि हमने स्पेस में भी टेक्नोलॉजी जो है उसको न्यूट्रलाइज करने की ताकत हासिल कर ली है, उसमें ऑपरेट करने की ताकत हासिल कर ली है। तो ये इस लिहाज से पहली जंग है। देखिए, आप जो बदकिस्मती से जो जुल्म गाजा में हो रहा है वो तो वन साइडेड है ना। इजरायली जाते हैं, मासूम ने हाथों पे बम फेंकते, कोई रोकने वाला नहीं है उनको। तो वहां पे तो ऐसी कोई बात नहीं टेक्नोलॉजी की। आप वहां पे हवा से बैठ के आप वो ग्रेनेड भी फेंकते रहे तो बेचारे नीचे इंसान मरते रहेंगे। लेकिन यहां पे ये हुआ है कि बैटल जो थे वो हवा से उड़ के फिजा में भी लड़ी गई है, स्पेस में भी लड़ी गई है। तो आप कह सकते हैं कि ये इंसानी तारीख की सबसे पहली एयर एंड स्पेस बैटल है। और किसने लड़ी है? पाक फिजाइया। पाकिस्तान। हमला किसने किया? हिंदुस्तान ने। और जीता कौन? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, जिसको कोई किसी खाते में समझते ही नहीं है। तो ये है फर्क पुरानी बैटल्स में और इस बैटल में। अच्छा, राफेल तैयारों का बड़ा नाम आ रहा है जी। और कहा जाता था कि जी दुनिया उनकी बड़ी दीवानी थी, अब तो सूरत हाल बदल गई है। उस रात फौरी तौर पे हमने जब पाकिस्तान ने आगे से जवाब देना शुरू किया तो हमें ये खबरें आना शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जो तैयारे गिरे, क्या हमारे जवान उनकी आगे से घात लगाए बैठे थे, तैयार थे? किस तरह से हुआ ये सब कुछ? देखिए, थोड़ा सा राफेल का भी बताइए। राफेल बेचारा तो बहुत ही अच्छा जहाज था। अच्छा, ठीक। वाकई बहुत अच्छा जहाज था। बड़ा पोटेंट प्लेटफॉर्म है, रिकग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म है। और मुझे हम बैठे बातें कर रहे, किसी ने कहा कि वो हमारे JF-17 में और राफेल में क्या फर्क है? मैंने कहा अंदर बैठे हुए बंदे का और क्या फर्क होना है। सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन ये बात अब एक सिंगल पायलट से बढ़ गई है। देखिए, शूट तो पायलट ने करना है। ये बिल्कुल ऐसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, शूट आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं, और बाकी कितनी अरेंजमेंट जो लोगों ने की हैं। कोई आपको लाइट दे रहा है, कोई आपको आपके कैमरा कंट्रोल कर रहा है, कोई आपको ऑडियो दे रहा है, एडिटर है, सारे लोग। लेकिन एंड ऑफ द डे ये सारा काम अच्छा हो और जो है हमारे माइक की काम ना करें, जिसको हमने ऑपरेट करना है चलाने के लिए, तो क्या होगा? आपका पॉडकास्ट नहीं चलेगा। तो बेचारे राफेल की और फ्रांस की बदकिस्मती थी। और मैं समझता हूं कि लानत पड़ी मोदी के ऊपर, जिसने 4 साल पहले कहा था राफेल होता तो हम और करते और ये करते वो करते। तो भाई राफेल तो अब एवरीबॉडी नोज के बुरी तरह फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? वो पोटेंट जहाज है, उसमें सारा कुछ है कि जो एक आज के लेटेस्ट 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में होना चाहिए। बट दे अंडर एस्टिमेटेड अस, हमारी कैपेबिलिटीज, नॉट इन टर्म्स ऑफ, देखिए सारी चीजें होती हैं, अल्लाह की रहमत होती है, हम तो बिलीव करते हैं, हम शुरू ही वहीं से करते हैं। असल तो उसके बाद आपका जज्बा होता है, फिर आपकी मशीन होती है, फिर आपकी मशीन को चलाने की, हैंडल करने की सलाहियत होती है। तो हम और फिर आजकल तो गूगल से आपको हर चीज नजर आ जाती है, लाइव गूगल अर्थ कर ले आपको। पुराना जमाना होता था, आपने कभी नहीं देखा कि लिखा होता था इवन दरिया के पुलों के पास तस्वीर कशी बनाए कि फोटो खींच के कोई
दुश्मन को भेदेगा, बिल्कुल। उनके जहाज हमला कर सकते हैं। अब तो सब कुछ नजर आ रहा है। तो अब आपका सीक्रेट क्या है? ये यस, क्योंकि दिस बाकी इज चीजें तो योर सारी सीक्रेट अवेलेबल उन कि मीडिया। आप क्या करने जा रहे हो। जैसे दो मार्शल आर्ट के जो है ब्रूस ली और एक दूसरा मैदान में उतरते हैं, और आपने देखा होगा कि एक ये WWF में बहुत ही तगड़ा ऐसे पहलवान होता है और वो बड़ा मसल वसल दिखाता है, नारे लगवाता है, और उधर से सामने एक स्मार्ट सा पतला दुबला सा आता है जो वो एक फ्लाइंग किक लगाता है जो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि ये ऐसे कर देगा। तो ये हमारे जांबाजों ने भी एक सरप्राइज वाली इनको किक्स लगाई हैं, जिसकी वजह से राफेल का ये हशर हुआ। राफेल को छोड़ें, 2019 में इन्होंने कहा जब इनका वो अभिनंदन का जहाज गिर गया, तो क्या कहा था इन्होंने? वो पुराना MiG-21 था, वो पुराना MiG-21 मॉडिफाइड टू 4th जनरेशन था विद द एवियोनिक्स ऑन बोर्ड। जी तो आप बात मुकम्मल जी करें, मेरे तो जहन में क्वेश्चन है, मैं वो बाद में जी जी, तो वो भी 4th जनरेशन। तो ये तो उनके 5 साल का राफेल तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आया। उन्होंने, मोदी ने नारियल वारियल फोड़े, मिर्चें मिर्चें वारी उसके ऊपर से, जैसे हमारे ट्रक वाले नया ट्रक लेते हैं, नीचे कपड़े वपड़े काले बांध देते हैं, कोई बेगम का परांदा बांध। अच्छा सर, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे याद है रिसालपुर एकेडमी के मुकर्रिरीन जो थे वो जी, बड़े जी। मशहूर थे, थे और उनमें जो मिजाह की तकरीर करते थे, मिजाहिया तकरीर करते थे, वो भी बड़े सुपरहिट थे। और एक दो के तो मुझे नाम भी याद है, उनकी तकरीरें भी याद है। उन चीज़ों को आज जब ये पिछले दिनों ये जंग हुई और एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब का जो ह्यूमर पार्ट था और प्रेस टॉक में उनकी जो स्माइल थी, उस पर बड़ी मीम्स बनी है। तो कुछ तो ये बताएं कि ट्रेनिंग, एक तो माशाल्लाह ट्रेनिंग सुपरहिट है जिसका मुजाहरा हमने नहीं पूरी दुनिया ने देख लिया, और दूसरा ये ह्यूमर पार्ट और औरंगजेब साहब का वो एक स्टाइल, मुस्कुराते हुए मुसलसल, ये कोई खास ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशली भारतीय फीमेल पायलट की बात के ऊपर उनका मुस्कुराना। तो वो भी फिर चले आप बता दें माने थोड़ा ऐसा मुस्कुराना। नहीं, he's a cute guy और is a very young officer as compared to me, माशाल्लाह। देखिए इस वक्त वो he is the, जिस तरह आर्मी में DGMO होता है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, तो मार्शल औरंगजेब, एवीएम औरंगजेब इज नाउ द डेप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस। सो चीफ जो है एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर, ये उनके बिहाफ पे, ही इज द कमांडर, ये उनके बिहाफ पे सारा अंडर हिज सुपरविजन ये प्लान करते हैं, एंड ही इज मैनेजिंग द बैटल, कोऑर्डिनेशन विद ऑल अदर सीनियर ऑफिसर्स इनके साथ करते हैं। तो ही इज द पर्सन। तो इसलिए आई थिंक ही डिड इट वेरी वेल। और माशाल्लाह इस वक्त तो अगर आप देखें पूरा सोशल मीडिया, तो ही इज द नेशनल। हाँ, मुझे ये भी पता चला कि उनकी बेगम ने कहा शादी की अंगूठी पहन के रखो। अच्छा, वो जो उन्होंने प्रेस टॉक में देखी है बहुत से लोगों ने। जस्ट किडिंग, वेरी फाइन बॉय। देखें ये बड़ा जरूरी होता है कि आप इंडियंस की बॉडी जो उनकी देख लीजिए। जनरल शरीफ तो वैसे संजीदा आदमी, बड़ा खूबसूरत हैंडल किया उन्होंने एज DG SPR, लेकिन मुश्किल तरीन हालात में ये पायलट्स में कुछ विट या इस तरह की चीजें क्यों होती हैं? आपकी लाइफ बड़ी जो है ना खतरनाक होती है। अच्छा। आप जंग की बात करते हैं, पीस टाइम में अगर मैं एयरबोर्न होता था, टेक ऑफ करता था, तो ये जहाज है यार, ऊपर कुछ हो गया तो ये गाड़ी नहीं है कि मैं उबर मंगवाऊंगा आ जाऊंगा। सो इट यूज टू बी वेरी वेरी, जिसको कहते हैं ना, अगर आप जहन पे ले लें तो बड़ी खतरनाक चीज थी। तो उसको खत्म करने के लिए वी यूज्ड टू एंजॉय, वी यूज्ड टू लाफ, और तो इसीलिए यू फाउंड दैट क्यूट स्माइल ऑन। अच्छा, वहां भी मजाक चल रहा होता है, जहाज चला गया आसमानों में, और भाई उसके बगैर अगर आप खौफजदा होकर बैठे रहेंगे कि जहाज को कुछ ना हो जाए, जहाज गिर ना जाए, जहाज का इंजन ना बंद हो जाए, तो फिर आप कैसे फ्लाई करेंगे? सो यू हैव टू, उन चीजों से हटने के लिए आप विटी भी होते हैं, आप जोक्स भी करते हैं, और आप मजाक भी करते हैं, सारा कुछ चलता है। तो आपने ट्रेनिंग की बात की, तो रसालपुर हमारा जो है बुनियादी इदारा है जिसमें ट्रेनिंग होती है। वहां पे बेसिक ट्रेनिंग होती है छोटे जहाज के ऊपर, जहां पे पहली दफा आपका वास्ता पड़ता है कि जहाज है क्या चीज। एक जहाज से करके उसके बाद आप फिर थोड़े जेट्स की तरफ चले जाते हैं। पहले एक पिस्टन इंजन पंखे वाला जहाज जो होता है उससे करते हैं, फिर आप चले जाते हैं जेट्स के ऊपर। एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि सिलेक्शन क्राइटेरिया इज द टफेस्ट फॉर एनी जॉब इन पाकिस्तान, इन एयरफोर्स फ्लाइंग के लिए, GDP जनरल ड्यूटी पायलट ब्रांच के लिए, दैट इज द टफेस्ट। बाकी ब्रांचेस में एक्सेप्टेबल है, कोई अगर किसी ने कोई आईसाइट का मसला है, कुछ और मसला है, बट नॉट इन GDP। यू हैव टू बी 6x6 एंड एब्सोल्युटली फिजिकली एंड मेंटली फिट।
बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स हेयर, माइंड फिटनेस बाकी तो ठीक है, बट इट्स हेयर जिसके ऊपर आपने जो इतनी कॉम्प्लेक्स बैटल फील्ड है इसमें आपने काम करना है। उसके बाद फिर डिफरेंट जहाजों पे भेज दिया जाता है आपको। फिर आप रसालपुर से जब आप एक ऑफिसर के तौर पे कमीशन मिल जाता है आपको, फिर आपकी वॉर ट्रेनिंग शुरू होती है, फाइटर कन्वर्जन होती है, आप ट्रेनिंग जहाजों से फाइटर जहाजों पे आ जाते हैं। फाइटर जहाजों पे भी आपका अभी काम पूरा नहीं होता, फाइटर जहाजों पे करके फिर आपकी होती है ऑपरेशनल ट्रेनिंग। ऑपरेशनल का मतलब अब वॉर रिलेटेड ट्रेनिंग। अब वॉर रिलेटेड ट्रेनिंग के बाद आपको फाइटर स्क्वाड्रंस में पोस्टिंग हो जाती है, आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां पे अब वो हर स्क्वाड्रन अपने वॉर रोल के मुताबिक आपकी ट्रेनिंग करवाता है, और फिर कहीं जाके आपको ऑपरेशनल पायलट डिक्लेयर किया जाता है कि अब यू आर गुड इनफ टू टेक पार्ट इन अ वॉर। ओके, सारे पायलट नहीं लेते, बहुत से जिनका एप्टीट्यूड नहीं होता या जो या उस लेवल तक नहीं परफॉर्मेंस पहुंच नहीं होती, सकते। उस लेवल तक नहीं पहुंची। ओके, तो ये दिस इज अ वेरी टफ ट्रेनिंग। बल्कि आप उसके बाद जब आपने इस लेवल पे पहुंचना है कि आप किसी स्क्वाड्रन की कमांड कर सकें, उससे पहले फिर आपका दुनिया का टफेस्ट ट्रेनिंग क्या आपका एक सिस चेक होता है, जिसमें कई दफा तो आपको 8-8 साल हो गए लेकिन कोई ऐसा केस भी निकल आता है 8-10 साल से वो फाइटर उड़ा रहा है, लेकिन यहां पे आके उसको कहा जाता है यू आर नॉट गुड इनफ टू बी द कमांडर ऑफ अ फाइटर स्क्वाड्रन। सो दैट इज द टफ क्राइटेरिया। तो क्या सिविल सर्विसेज में कहीं ऐसा होता है कि 12 साल बाद आप पहुंच गए ग्रेड 19 में, आपको कहा जाए कि अब आपका टेस्ट होगा तो पता चलेगा आप डीसीएसी बन सकते हैं कि नहीं? ये एयरफोर्स में होता है। दैट इज द काइंड ऑफ क्राइटेरिया। ये जो लोग उस दिन सिलेक्ट होते हैं, जो कि जाहिर है अब पहली दफा वॉर हुई है, यस, वो किस सतह पे होते हैं ट्रेनिंग में? जो सिलेक्ट होते हैं तो फिर हर स्क्वाड्रन कमांडर को पता हो कि जब उनको कहा जाता है कि आपको 3 जहाज इस स्क्वाड्रन के जाएंगे, 4 इधर से 4, ये पैकेज बनेगी, तो उनके जो ऑफिसर कमांडिंग होते हैं, ही नोज द कैपेबिलिटी ऑफ एवरी पायलट। कैपेबिलिटी का इशू नहीं होता, आप ऑपरेशनल हो गए तो नाउ यूर ऑपरेशनल। अब उसने बारी बारी टर्न देनी है, ओके अभी इस वाले में आप जाएंगे, इस वाले में आप जाएंगे, इस वाले में आप जाएंगे। बल्कि जब सीरियस कोई सिचुएशन होती थी तो जूनियर ऑफिसर भी लड़ पड़ते थे, सर मुझे क्यों नहीं बारी दी जा रही। अच्छा, इस वॉर में भी हुआ होगा कि सर हमें क्यों नहीं भेजा, हमें क्यों नहीं भेजा। ये होता है जज्बा। तो जब वॉर की आती है तो जो भी ऑपरेशनल पायलट है, ही इज कंसिडर्ड गुड इनफ टू गो एंड फाइट इन द वॉर। मैं सर थोड़ा सा आपसे चाहूंगा कि आप इस चीज़ को हमें दोबारा बताएं कि हम जाहिर है जब उस दिन 10 मई की ये रात थी, जब स्टार्ट हुआ बिल्कुल सुबह के टाइम, फजर के टाइम, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, तो डीजी साहब ने आके कहा कि नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। थोड़ा सा दहशत थी उस टाइम, पूरी कौम परेशान थी और सोच में थी। मतलब मैं उस टाइम जाग रहा था और मैं सारा सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और टीवी देख रहा था। उस टाइम पायलट्स लड़ रहे होते हैं कि हमें भेजें आप, ये चल रहा होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जब ये एटमी धमाके होने थे जिस दिन, और मैं उस वक्त एक फाइटर स्क्वाड्रन को कमांड कर रहा था, और हमने बहुत ही एक हमारा जो सेंसिटिव एरिया था न्यूक्लियर रिलेटेड, मेरे स्क्वाड्रन की जिम्मेदारी थी उसकी प्रोटेक्शन करना। और उसमें हम ये करते थे कि 2-2 करके जहाज जाते थे पूरे मिसाइलों हर चीज के साथ, ताकि अगर कोई उधर से आता है, कोई इंडियन आता है, ये भी खबरें दी कि इजरायली भी पहुंचे हुए जो थे, तो हमने उनको काउंटर करना है, उनको यहां पे आने नहीं देना, ताकि हमारे जो प्लान्ड है एटमी धमाके वो हो जाए। तो आप यकीन करिए कि उस वक्त एक फ्लाइंग ऑफिसर मेरे स्क्वाड्रन का, फ्लाइंग ऑफिसर इज अ लेफ्टिनेंट एंड आई वाज अ कर्नल, आई वाज अ विंग कमांडर, और आम हालात में वो कभी मेरे से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करेगा। आके जूनियर है आपके? जूनियर है, बहुत जूनियर है वो। मेरे से तो वैसे शायद मुलाकात ही बड़ी कम होती होगी ऑफिस में, फ्लाइंग में तो हम करते थे। अच्छा, वो हम ये करते थे कि 2 जहाज उड़ रहे हैं, 2 जहाज स्टैंड बाय है, तो जैसे उनका फ्यूल या कुछ खत्म होता तो आने लगते थे, तो इनको टेक ऑफ कराते थे। किसी वजह से देर हो जाती थी तो हम कहते थे यार उसको बैठे हुए घंटा हो गया, उसको चेंज कर दो, ताकि फ्रेश पायलट आके, आप बैठे बैठे भी आपको थकावट हो जाती है। तो मुझे नहीं पता था, मेरा नॉक हुआ, सर मेरी कमेंट, सर ये क्या बात है सर, मैं जंग नहीं, मुझे क्यों निकाल दिया, क्या हुआ है सर, मैं बैठा हुआ था, मेरी बारी थी। मैंने जंग पे जाने की माशाल्लाह ही इज एयर वाइस मार्शल नाउ। अच्छा, ठीक है, हाँ ही इज एयर वाइस। मैंने कहा ओके टेक इट। मैंने फ्लाइट कमांडर को जो मेरा नंबर 2 था बुलाया, मैंने कहा भाई सेंड हिम बैक। मैं इसके बाद ये एक जज्बा था
सिर्फ इस चीज के लिए हमें पता था कि आज हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट करनी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब तो दुश्मन से लड़ने मरने का मरहला था। तो इसमें भी ऐसे होता है, सैल्यूट टू यू ऐसे। एंड पाक आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, सब लोगों को सैल्यूट। सारी कौम को सैल्यूट। ये जो हम कहते हैं कि जनरेशन, फोर्थ जी, जनरेशन जी। जहाज है, 4.5 है और फिफ्थ जनरेशन है, एग्जैक्ट इसमें क्या खूबियां और खामियां होती हैं जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाता है? आपके एक नाम आम देखने वालों के लिए मैं इसकी मिसाल दूंगा, किसी भी ब्रांड के स्मार्टफोन की। आप याद, आप फिर नहीं पता होगा, आप तो बच्चे हैं, कि जब ये मोबाइल फोन आए थे तो क्या शेप थी, क्या सिस्टम था उनका, बटन लगे होते थे, फिर वहां से करते अब तो आपको पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आईफोन, ये आईफोन 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। हाँ, तो अब जो 15, लेटेस्ट 16 जनरेशन चल रही है, इसको वो इस तरह ग्रेड करते हैं कि कौन सी जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तो ये 6 जनरेशन में इनको बांटा हुआ है। 1905 या 6 से, जब पहली दफा कोई मिलिट्री जहाज बना था। पुराने थे, फिर उसमें इंप्रूवमेंट आई, गन्स लग गई, गन्स के बाद उनके ऊपर जेट इंजन आ जाएगा, वो थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन हो गई। फिर उसके बाद उनके ऊपर जो इक्विपमेंट लगता था, जो उनके ऊपर रडार लगते थे। एक जमाना था कि मैंने भी वो फ्लाई किए हुए पुराने जहाज चाइना के। जब हम टेक ऑफ करते थे तो हमारे पास दुश्मन को ढूंढने का कोई तरीका नहीं होता था उस जहाज के अंदर। उस जहाज के अंदर। ओके। वो भी बड़ा कमाल होता था। आपको टेक ऑफ करा दिया जाता था कि उधर से 2 इंडिया के जहाज आ रहे हैं, आप टेक ऑफ करते थे। अब रेडार आपको सिर्फ रेडियो कम्युनिकेशन से बताता था कि टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, ऊपर ये देखो, देन ही वुड टेल यू लुक अप 11 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock। पायलट नहीं देख सकता था। पायलट, क्योंकि आपकी देखे ना, अभी आपने एक लफ्ज सुना होगा, अभी आपने सुना होगा वर्ड, अब तो BVR एवरीबॉडी नोज, बियॉन्ड विजुअल रेंज। एज ए डॉक्टर यू नो कि आप एक ऑब्जेक्ट है, आंख कितनी दूर उसको देख सकती है। तो उस वक्त फिर नीचे ग्राउंड पे बैठे हुए जो कंट्रोलर होते थे रडार के, उनको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होता कि दुश्मन का जहाज यहाँ पे हुआ। वो कहता था आपको, लुक हेयर, फाइंड हिम, ही इज 2 माइल हेयर। तो आप देखते थे, फिर वो हट जाता था, आप कहते थे उसको रहने दो, होन मैं थे हो, आपस में बढ़ेंगे। देन यू चूज टू बी फाइट बिटवीन यू एंड दोज एयरक्राफ्ट। फिर सिस्टम आए जो हमारे यहाँ F-16 के साथ आया, कि जहाज के अंदर अपना रेडार लग गया। उसको हम कहते हैं एयर इंटरसेप्ट रेडार, जो आप खुद कैरी करते हैं, आपके जहाज में लगाते हैं, वो देखता है 100 मील, 150 मील, 200 मील तक। ये जनरेशन चेंज हो गई, ये आ गए 3.5 जनरेशन आ गए, 4th जनरेशन आ गए। अब उसमें 2 चीजें होती हैं। देखिए, आजकल के फाइटर जहाज में 2 चीजें बहुत अहम होती हैं। जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो इतना मैटर नहीं करता, मेटलर्जी अच्छी है सबकी, और राफेल की भी है, F-16 भी है, J-17 की भी है, J-10 की भी है, J-20 की भी है। मैटर करती हैं 2 चीजें। एक, आपके जहाज के ऊपर जो रेडार है वो कितनी दूर तक देख सकता है, और फिर आपके पास जो हथियार है वो कितनी दूर मार कर सकता है उस जहाज के ऊपर जो फिक्स, उस जहाज। और तीसरी चीज फिर बंदा आ जाता है, पायलट जो बैठा हुआ है। मैं समझता हूँ सबसे पहली है कि क्या वो इन चीजों को यूटिलाइज कर सकता है कि नहीं। तो ये जनरेशन इस तरह चेंज होती है। तो अब इसमें स्टेल्थ आ गए। स्टेल्थ वो है जो नॉर्मल जहाज, जिसको नॉन स्टेल्थी जिसको कहते हैं, वो ये होता है कि जब जहाज फ्लाई कर रहा होता है तो रेडार जो है ना उसको बीम फेंकते हैं, वापस आता है तो आपको पता चल जाता है कि ये। और स्टेल्थ में क्या होता है कि जहाज के जो स्ट्रक्चर की डिजाइन इस तरह किए जाते हैं कि बीम टकरा के वापस ना जाए रेडार में, इधर उधर चली जाए, तो उसमें नजर नहीं आता। ये एक डिफरेंट कैटेगरी है। अच्छा, अब जब यहाँ से तैयारे उड़ जाते हैं, जैसे उस रात हुआ, या फिर जो 10 मई की सुबह थी जब हमने अटैक किया और हमारे पायलट्स गए, क्या होता है, जिस तरह आप खुद भी रहे हैं पूरे एक्सपीरियंस में, कुछ थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जरा अपना एक्सपीरियंस बताएं कि जब जहाज उड़ जाता है और वो हवा में है, फिजा में है, और दुश्मन के जहाज आ रहे हैं, तो फिर पीछे क्या हो रहा होता है? या पीछे आजकल के जमाने में पूछे, देखिए अब ये बैटल बन रही है, बैटल ऑफ पैकेजेस। आपकी एक पैकेज फ्लाई कर रही है, उनकी पैकेजेस फ्लाई, वो जो कह रहे हैं ना उनके 70-80 जहाज फ्लाई कर रहे थे, तो डिफरेंट रोल्स थे उनमें। हर वो 70-80 सारे आपको एक दूसरे को मिसाइल मारने वाले नहीं थे। ओके। कुछ वो थे जो अपने जहाजों को
इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि दुश्मन के जहाज कहां गए, उसको कनेक्टेड डाटा लिंक के साथ, यू अंडरस्टैंड दैट, डाटा लिंक के साथ उनको इंफॉर्मेशन आ रही थी। कुछ वो थे जो दोनों साइड पे जो दुश्मन की कम्युनिकेशंस को, डाटा लिंक्स की उनकी जो चीजें हैं उनको जैम करने की कोशिश में लगे होते थे। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। कुछ होते थे जो इन काउंटर मेजर्स को काउंटर करते थे, या किसी ने आपकी आवाज, तस्वीर या डाटा लिंक बंद की है उसको जैम करें ताकि आपकी डाटा लिंक, सो इट्स अ पैकेज। और इस सारी पैकेज में डॉक्टर साहब ये सारे मिलके पायलट को वो एक छोटी सी खिड़की, विंडो एक बना के देते हैं जिसमें इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको टारगेट भी बता दिया कि ये इतने जहाजों में से ये तुम्हारा बेस्ट टारगेट है जिसको तुम्हारा मिसाइल जाके लगेगा। वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए होती है, मे बी अ सेकेंड और अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। तो उसमें से पायलट ने कैसे उस जो अपॉर्चुनिटी उसको दिलवाई है उसकी पैकेज ने, उसको वो कैसे कैपिटलाइज करता है, दैट इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। और यहां पे आके राफेल का भरता बन गया, तीन राफेल हो गए, फिर मिग हो गया, सूट 31 हो गया। सो दैट इज वेयर इट मैटर्ड। और दिस इज हाउ वी शॉट डाउन देयर 5+1 एयरक्राफ्ट, 6 एयरक्राफ्ट। अच्छा, एक सवाल जरा मैं एक आम आदमी की तरह सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम इस वक्त तो जाहिर है बड़े मुतासर है अल्हम्दुलिल्लाह, और चीजें साबित भी हुई हैं। जब पायलट ऊपर जाता है, यहाँ तो गाड़ी 100 की स्पीड से ऊपर जाए सर तो बंदा घबरा जाता है। क्या सिचुएशन होती है वो, हम 23 मार्च की परेड में कभी सीधा हो रहा है कभी उल्टा हो रहा है, तो अंदर क्या सिचुएशन होती है उस पायलट? देखिए एक चीज, दर्जे हैं जो पायलट उसको टेढ़ा सीधा करते हैं, वो हवा में घूमता है फिर नीचे और फिर ऊपर। अच्छा, मैं एक बुनियादी फर्क, देखो पहली बात तो ये कि हमें इसका इतराफ होना चाहिए, इदराक होना चाहिए कि हम अगर ऊपर से नेशनल लेवल से शुरू करिए तो पूरी कौम मिल के जंग लड़ती है। लोगों का जज्बा भी चाहिए जो इस दफा हमें बहुत मिला। पहले 24 घंटे एक जिसको कहते हैं ना फॉग ऑफ वॉर थी, लोग थोड़ा अप्रीहेंसिव थे, लेकिन जब पता चला कि अब ये कुछ होने वाला है तो फिर तो लोग जिन्होंने कहते हैं ना उड़ीक रहे थी कि हमला नहीं हो रहा। सो एक वो चीज हो गई। दूसरी बात हो गई कि तीनों फोर्सेस जो हैं ये हार्मनी, जिसको कहते हैं सिनर्जी, उसके साथ लड़ती हैं, तन्हा कोई नहीं लड़ती। अगर नीचे ग्राउंड के ऊपर एलओसी के ऊपर हमारे जवान कर रहे हैं तो हमारी एयरफोर्स उनको प्रोटेक्शन भी दे रही है। अगर इंडियन विक्रांत आके समंदर में खड़ा होता है तो हमारा जो अब फ्लीट है वो भी उसको काउंटर करने के लिए अपनी पोजीशन पे चला जाता है, कहां पे तैयार रहे। एयरफोर्स में एक चीज यूनिक है, जैसे मैंने आपसे कहा एक तो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, टेक्नोलॉजी थी तो एक जो मशीन थी हवा में उड़ी। हाँ जाहिर है वो। अच्छा, तीनों सर्विसेज में से एयरफोर्स वो है जिसमें जो कॉम्बैट एलिमेंट है वो पायलट होता है, ऑफिसर। नेवी में सेलर्स गन्स फायर कर रहे हैं, सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं, एलओसी के ऊपर गन्स हमारे फौजी जवान चला रहे हैं, उनको कमांडर्स गाइड कर रहे हैं। लेकिन एयरफोर्स में कमांडर जहाज में बैठ के लड़ता है, ऑफिसर। अच्छा, दैट्स अ डिफरेंस प्योर टेक्नोलॉजी की वजह से। और अब पायलट का काम इतना वो हो जाता है इंटेंस कि जब आप जमीन पे हैं तो जहाज की देखभाल करने वाले 100 टेक्नीशियन होंगे, पूरा हर किस्म का अमला है। जैसे यहाँ पे आपका कोई इसका एक्सपर्ट है, इसका है, कोई लाइट का है, कोई कैमरास का है डिफरेंट। तो जहाज में तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं, तो हर सिस्टम का है। लेकिन जैसे ही पायलट जो है जहाज को स्टार्ट अप करके रनवे पे जाके टेक ऑफ करता है, अब वो इंजीनियर भी है, अब वो महकमा मौसमियात का भी खुद अफसर है, देखना कि मौसम कैसे है, पूरी टीम अब वो खुद है। दैट मीन्स एक पायलट को हर सिस्टम के ऊपर अबूर होना चाहिए। अब आ जाइए, ये तो पीस टाइम है, अब आपने जाना है जहां पे जंग लग गई है और सामने दुश्मन है, दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइल भी हैं, उसके जहाज भी 70-80 फिर रहे हैं, उसके पास भी जैमर्स हैं, उसके पास भी शूटर्स हैं। तो अब भाई ये पायलट की अपनी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, उसको आजकल की नई बैटल में जैसे मैंने कहा, तो उसको जो सेंसर साथ फ्लाई कर रहे हैं उसको गाइड कर रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए कोई थ्रेट है कि नहीं, तुम्हारे लिए कोई उनका जहाज ऐसा है जो तुम्हें खतरा कर सकता है। लेकिन एंड ऑफ द डे ये आप पायलट की इकलौती जिम्मेदारी होती है कि जो उसको टास्क दिया। देखें, एक तो है ना हवा में हवा,
आपने जाके उसका कहीं पे ब्राह्मोस को या उसके S-400 को डिस्ट्रॉय करना है जहां पे वो पड़ा हुआ है सिस्टम, तो उसमें उस अकेले की जिम्मेदारी होती है। हर पायलट की इकलौती एक फॉर्मेशन में एक दूसरे को भी कवर करते हैं और अपनी जिम्मेदारी भी होती है। तो ये बड़ी उपनीत चीज है। इससे मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये शुरू में कुछ लोगों ने बातें भी की कि भाई अगर इतने जहाज थे तो हमने सिर्फ 5 क्यों मारे या 6 क्यों मारे। हाँ, ये भी एक खबरें शुरू में आई थी। मैं कहा भाई 70-75 जहाजों को अगर 35 जहाजों ने 5 गिरा दिए तो उसके बाद खैरियत से वापस आना मेरे नजदीक उससे बड़ी एक अचीवमेंट थी। वाह, जो हमारे अपने गए हुए जहाज हैं। हाँ, और हमारा जो मिशन का हमें बताया जाता था, जो हम ट्रेन करते थे कि जाना, दुश्मन को हिट करना और सलामती के साथ जहाज को वापस लेके आना। असल टारगेट ये है। असल टारगेट ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे जहाज गए। और फिर तो भाई ये जरूरी नहीं था कि 35 जहाज जो है आगे कोई वो जो है आपकी गन रेंज है जहां पे आप निशाना लिए जा रहे हैं, आगे से कोई कुछ नहीं कर रहा। दिस शूटिंग डाउन 6 एयरक्राफ्ट वाज अमेजिंग दैट सारी दुनिया पर हैरान है और परेशान है। आप देख रहे हैं एक का गिर जाना क्या CNN, क्या BBC, क्या वो हैरिसन ब्लैकवेल को आप सुने, वो क्या प्रेजेंस है उसकी। चाइनीज आर राइटिंग, बांग्लादेशीज आर राइटिंग। और मजे की बात, बांग्लादेशीज आर राइटिंग से याद आ गया मुझे, मेरे दोस्त हैं बांग्लादेश में, आज किसी ने बड़ी एक अच्छी एक क्लिप भेजी। उनकी एक तहरीर है बड़ी, और नहीं तहरीर तो है, उन्होंने भेजी कि पाकिस्तान की फतह के बाद एक तो नारे लगाए वहां पे, फिर कहीं पे इंडियन बांग्लादेश बॉर्डर पे उनकी जो इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके सिपाही कोई इनके एरिया में आ गए, तकरीबन कोई 2-4 एकड़ अंदर आ गए। अपने बंगाली भाई माशाल्लाह डंडे लेके पहुंच गए उनको भगाने के लिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो मारा है ना तो उनका डर खत्म हो गया। एंड आई हैव दैट वीडियो, मुझे बांग्लादेश से दोस्त ने भेजी है। सो ये इंपैक्ट हुआ है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फतह का। कहां कहां नहीं मनाएगी, तुर्की से मुझे मैसेजेस आए, आजरबाईजान में मनाएगी, और तो और वो लंदन में इंडियन हाई कमीशन के सामने हमारे पंजाबी में गाना गा के लंदन पुलिस को भी उन्होंने नचवा कर रहे थे लोग वहां पे। सो इट हैज आई थिंक ट्रेमेंडस इम्पैक्ट। और हमारे इवन कुछ जो दोस्त नमा कुछ दोस्त हैं और दे वर गेटिंग वेरी क्लोज टू, मैं नाम नहीं लूंगा, वेरी क्लोज टू इंडिया, उनको भी समझ आ गई कि पाकिस्तान इज अ पावर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जब ये जंग हो रही थी, वॉर हो रही थी, तो डिजिटल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं, और हमारी जो फोर्स है, पाक आर्मी है, फिजाइया है, बहरी है, उसमें सब लोग होते हैं। और एक चीज़ बड़ी हौसला अफजा और एक डिफरेंट चीज़ दुनिया ने देखी कि क्रिश्चियन पायलट्स भी थे और बाकी पायलट्स भी थे, तो ये सब लोग उसका हिस्सा होते हैं। जी बिल्कुल, मैं कहता हूं कि ये वो चीज़ है जो कायदे आज़म का जो विजन था पाकिस्तान का, कि यहां पे सिर्फ आपको मेरिट के ऊपर आपको काम मिलेगा, नॉट कि आपका फेथ क्या है, आप क्रिश्चियन है। रिमेंबर उन्होंने कहा था कि इन पाकिस्तान मुस्लिम विल सीज टू बी अ हिंदू, अ क्रिश्चियन विल सीज टू बी अ क्रिश्चियन इन द मैटर्स ऑफ स्टेट। फेथ नहीं, फेथ अपना है, पाकिस्तान बना ही उसके लिए है, लेकिन जो अच्छा करेगा उसको ये सोचे बिना कि ये हिंदू है, मुसलमान है, क्या वो पाकिस्तानी है तो उसको मिलेगा। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में तो हमारे खासतौर पर क्रिश्चियन तो हमेशा से रहे। आपको बताऊं कि 1965 की जंग में जो पाकिस्तान एयरफोर्स के इंजीनियरिंग के जो जहाजों को मेंटेन करते, उनके जो हेड थे एयरफोर्स के, ही वाज अ क्रिश्चियन, पोलिश क्रिश्चियन, और उन्होंने पाकिस्तानी नेशनैलिटी ली और उनकी फैमिली आज तक यहां पे रह रही है। फिर इसी तरह 65-71 वॉर में पीटर क्रिस्टी थे, उन्होंने जान दी पाकिस्तान के लिए। सर मिडल कोर्ट, उन्होंने 65 वॉर 71 वॉर दोनों में सितारे जुर्रत हासिल किया और 71 वॉर में शहादत हासिल की। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज है और ऐसा ही होना चाहिए कायदे आज़म के पाकिस्तान में कि हर शख्स को उसकी पाकिस्तानियत और मेरिट की बुनियाद पर उसको हिस्सा मिलना चाहिए हर चीज में, जॉब्स हो, प्रमोशंस हो, कुछ भी हो, और नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। और पाकिस्तान ने बड़ा खराज तहसीन पेश किया है। बहुत अभी भी आप, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी जो आप नाम ले रहे हैं तो ये हमारे हैं, हमारी एयरफोर्स में है, क्रिश्चियंस भी हैं, अभी आर्मी में हमारे सिख हैं, तो और उनको प्रमोशन और हर चीज उसी तरह मिल रही है। तो ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा सर, एक लास्ट चीज मुझे ये बताएं कि अगर एक नौजवान, अब चूंकि रोमांस बढ़ गया बहुत ज्यादा, वांट्स टू बी इन पाकिस्तान एयरफोर्स, रोमांस बढ़ गया, आई एम फीलिंग ओल्ड नाउ यार, वांट्स टू बी इन पाकिस्तान एयरफोर्स, वो जाना चाहता है, तो किस तरह जाए? कुछ बेसिकली आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में जाने के लिए एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स के अपने 2 कैडेट कॉलेजेस हैं,
एक सरगोदा में है, मैं खुद वहां का पढ़ा हुआ हूँ, और एक लोटोपा में है, और दूसरा उसमें वहां पे बच्चे को लिया जाता है 8वीं जमात में, 7th के बाद, अच्छा। पूरे पाकिस्तान से ओपन मेरिट पे, एंड आई गारंटी यू कि उसमें मेरिट के ऊपर जीरो कॉम्प्रोमाइज है। तो एक तो वो जरिया है। दूसरा है कि अगर आप वहां एडमिशन नहीं ले सके तो फिर भी आपको एफएससी के बाद दोबारा चांस मिलता है, ओपन टू एनी पाकिस्तानी बॉय और गर्ल। आप एफएससी एफएससी होना चाहिए, आप एफएससी करें और उसके बाद अप्लाई करें, सारा प्रोसेस होगा, आपका इनिशियल रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, फिर आपको सिलेक्शन बोर्ड में आईएसएसबी में भेजा जाएगा, जो कोहाट में है, गुजरांवाला में, मलीर में है। अगर आप वो करते कराते आप मेरिट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, सिलेक्शन होती पूरे पाकिस्तान से, और उसमें से अगर उनको 40 या 45 चाहिए तो फिर हजारों में से यू हैव टू बी दैट टॉप नॉच कि आप उसमें आ सकें, और बाकी जाके आपकी फिर ट्रेनिंग होती है। तो इवन आईएसएस भी करके सारा मेरिट पे आने का मतलब ये नहीं कि आप पायलट बन जाएंगे, वहां पे भी आपको टफ कंपटीशन, टफ ट्रेनिंग। तो ये तरीका है, या तो इन 2 पीएफ कॉलेजेस के थ्रू जाइए, या एफएससी के बाद आप किसी भी सिलेक्शन सेंटर से बच्चे चेक कर सकते हैं, उनको पता चल जाएगा कि कब अगले कोर्स के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है, और सारा प्रोसीजर, और आपको उसके भी मिल जाएगा, वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा एयरफोर्स की। सो इट्स ओपन टू ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज, दैट ब्राइट फ्यूचर एंड दैट क्यूट स्माइल ऑफ औरंगजेब। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपका टाइम मैं बहुत ले रहा हूँ, क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है और मुझे लोगों ने भेजे भी बहुत हैं जब मैंने उनको बताया। लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक तस्वीर हमने देखी, और वो तस्वीर ये थी कि जो जवान उस दिन गए 10 मई को सुबह, वो एक पेपर पे साइन कर रहे थे। वो बड़ा इमोशनल सा और बड़ा एक डिफरेंट लम्हा था। वो क्या होता है, जाने से पहले कुछ मुलाकात होती है, बात होती है, क्योंकि नोबडी नोज, ओनली अल्लाह ताला नोज कि आप किस मंजिल पे पहुंचेंगे। देखिए, हर मिशन, एक तो बात यह है कि डॉक्यूमेंटेड होता है, ठीक है, और दूसरी बात जैसे मैंने अभी कही कि इवन पीस टाइम में जब पायलट फ्लाइंग करता है, जहाज ऊपर लेके जाता है, तो उसको पता नहीं होता उससे वापस आना है, अगर खुदा ना खासा और एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन जब जंग होती है तो फिर तो मल्टीपल आपका टाइम्स वो आपका जो एक खतरा होता है जान जाने को बढ़ जाता है। तो किसी ने लिखा कि ये डेथ वारंट पे साइन कर रहे हैं, मैं इसको यूं कहूंगा कि हमारे वो पायलट जब वो इस जंग के लिए वो साइन कर रहे थे, तो वो राफेल और दूसरे उनके जो पायलट थे या उनके जमीन पे टारगेट थे, उनके डेथ वारंट को साइन कर रहे थे। बिल्कुल, उनको गिराने के साइन हो रहे, उनको गिराने के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो साइन करके फिर उन्होंने साबित किया दुनिया को कि राफेल जो है, वो सुना है कि फ्रांस में जिन लोगों ने मीम बनी हुई है, मुझे नहीं पता ये सच है कि झूठ है, मीम्स को भी वैसे एंजॉय किया आपने? ओ बहुत अनबिलीवेबल। मुझे पता चला कि खतरे की हालत में सिर्फ पायलट ही नहीं मुस्कुराते, पूरा पाकिस्तान एक और मुल्क में चला जाता है। कहा है कि वो तो आपके सरगोदा के एक ऑडियो मैंने सुनी है, अपने चैलेंजेस हैं, वो इस लैंग्वेज में कह रहा है, कहता है जी सरगोदा में ड्रोन गिरा है, एक बंदा उठा के ले गया, वो कहता है मैं अपने घर जा, अब उसको पुलिस ढूंढ रही है। ड्रोन अब आज मैं पढ़ रहा था कि एक बंदे ने ड्रोन उठा के भागा और उसकी मोटर उतार के उसने वॉशिंग मशीन में लगा दी गुजरात। ये चीजें कैसी देखते हैं आप? ये बहुत, देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि इसने पूरी कौम को एक अच्छे मूड में रखा। देखिए, ड्रोन जब पहली दफा लाहौर में गिरे, मेरे घर के पास ही गिरा था, सुबह के तो लोगों में खौफ था, जिन्होंने नहीं देखा हुआ था, धमाके नहीं सुने हुए थे। लेकिन क्या हो गया कि शुरू में एक, देखो, खौफ अचानक, अनसीन का अचानक धमाका हो गया, एक नॉर्मल चीज है। बट उसके बाद क्या हुआ, कुछ घंटे गुजरे तो लोग निकलने देखने लग गए, किथे मैंने भी दिखाओ, मैंने भी दिखाओ। और फिर क्या हुआ कि लोग गन लेकर निकल रहे। आपने देखा होगा कि एक जवान हल्की गन से गिरा रहे ड्रोन को, 2 बंदे और खड़े हुए हैं, और अल्टीमेट बेइज्जती इजरायली और इंडियन ड्रोन की हुई जब पिंड के बच्चों ने जूतों के साथ उनको मारा जो गिरे थे वहां पे। शकरगढ़ वाली साइड पे तो लोग खेल रहे थे उनके साथ, और फिर लाहौर में तो सुना कोई होंडा 125 पे उठा के ले गया था। अच्छा, ये हमारी फोर्स ने आगे से टैकल किए, जैम किए, किस तरह से खत्म? देखिए, ये जो होते हैं ना, इनकी न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा होती है। छोटे ड्रोन स्वाम फेंकते हैं, जैसे ये परिंदों का फ्लॉक नहीं आता, ये इस तरह फेंकते हैं, और ये $1,500-2,000 के होते हैं, इतने महंगे नहीं होते। इनके अंदर एक छोटा सा वो डायनामाइट लगा देते हैं ताकि जहां पर जाए हिट करे, डैमेज करे, बिल्कुल डैमेज करते हैं। लेकिन इसको रोकना 100% लोग ये सोच रहे थे कि क्यों नहीं रोका। पहली बात तो ये है कि आप एक छोटे से ड्रोन के लिए, जिसके साथ छोटा सा पैक, अगर आप उसके ऊपर $2 लाख, $2.5 लाख का मिसाइल मारेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? आप चिड़िया को एयर गन से मारना चाहिए, आप उसके ऊपर तोप का गोला चला रहे हैं।
तो लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए वॉर में नुकसान ये तो इंडियन उससे निकाल के होता है, तो ये हमारा तो ये छोटा छोटा नुकसान था, लेकिन हमारे लोगों ने बड़ा अच्छी तरह उसको काउंटर किया। उनके देखे 88 या कितने ड्रोन थे जिसमें से जो मार गिराए, कुछ मार गिराए, कुछ को उनकी कंट्रोल्स को रिमोट कंट्रोल सिस्टम को हैक करके उनको लैंड करवाया। तो ये बड़ी एक जबरदस्त अचीवमेंट थी और अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड। थैंक यू सो मच। और हम सोशल मीडिया पे मजाक सुनते थे कि मुतालिया पाकिस्तान में शायद कहानियां लिखी होती हैं 65 की और 71 की, और अब लोगों ने देख लिया है कि वो मुतालिया पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सच लिखा हुआ है, बल्कि शायद हम जब लिखेंगे तो इससे भी बढ़ के लिखेंगे। बिल्कुल। और ये तारीख जब लिखी जाएगी तो ये तो मुतालिया पाकिस्तान की जो चीजें हमें लगती हैं उससे कई 100 गुना। और इस पे मैं एक बात कहूंगा कि ये जो आपने बात बड़ी अच्छी की है, हमारे लोगों को चाहिए, हमारे कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल जिनको अंग्रेज और दूसरों का लिखा बड़ा भाता है, वो अपने मुतालिया पाकिस्तान को ही थ्रैश करते रहते हैं, हमें झूठ पढ़ाया, हमें झूठ सिखाया गया। क्यों? इनके दिमाग में कि अंग्रेज ने लिखा है तो वो अच्छा लिखा है, अगर हिंदू ने हमारे बारे में लिखा है तो वो सही लिखा है। इस चीज से निकलना चाहिए। हमें अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए, अपने लोगों पे, अपने मुल्क पे, अपने कायदीन के ऊपर। सर थैंक यू सो मच। पूरी कौम आपको सलाम पेश करती है, पूरी कौम का आप सरमाया हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।